नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे विस्तार से हर एक अपडेट और साथ ही अपने संवाददाताओं से भी लेंगे ताजा जानकारी। सबसे पहले करेंगे उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर चंडीगढ़ से जुड़ी। जी हां, जहां आपको बता दें कि कर्नल के साथ जो मारपीट का मामला मार्च में सामने आया था, अब उस पूरे मामले में एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन अब सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। आखिर क्या था ये पूरा मामला और क्यों सीबीआई को जांच की पूरी कमान सौंपी गई है, बताएंगे विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है उदयपुर फाइल फिल्म से जुड़ी हुई। जी हां, सरकार के फैसले का इंतजार। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई इस फिल्म की रिलीजिंग डेट को लेकर के, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज होने को लेकर लगातार रिलीज पर रोक की मांग की जा रही है। आखिर क्यों ये रोक की मांग है और किसकी तरफ से ये रोक की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई करते हुए क्या कुछ अहम बातें कही है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, क्योंकि भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज अब बन चुका है। जी हाँ, सिक्किम का ये गांव है जिसको डिजिटल नोमैड विलेज नाम दिया गया। आखिर ये कौन सा गांव है और क्या कुछ सुविधाएं हैं इस गांव की, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ। क्या वर्दी वाले ही अब कानून तोड़ेंगे? पटियाला में एक कर्नल और उसके बेटे पर पुलिस वालों ने बेरहमी से हमला किया। डंडों, रॉड और बेट से पिटाई की, हाथ टूटे, गरिमा टूटी। पहले पंजाब पुलिस पर सवाल उठे और अब चंडीगढ़ पुलिस पर भी कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो अब टूट रहा है। जी हां, इस पूरे मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी यानी कि एसआईटी का गठन किया गया था और हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी की जांच की धीमी गति और निष्क्रियता पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और आदेश दिया कि इस मामले की जांच अब सीबीआई से हो। दरअसल पटियाला में 13 मार्च की देर रात राजेंद्र अस्पताल के बाहर एक ढाबे के पास में पार्किंग को लेकर कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे अंगद का पुलिस अधिकारियों के साथ एक छोटा सा विवाद हुआ, जिसके बाद कर्नल और उनके बेटे के साथ मारपीट की गई पुलिस वालों की तरफ से। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था, विस्तार से जानते हैं। तो कर्नल के साथ मारपीट का ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पटियाला में सेना के अधिकारी के साथ मारपीट हुई थी। और सोचिए कि ये मारपीट इतनी ज्यादा की गई उनके और उनके बेटे के साथ में कि उनका हाथ तक इसमें टूट गया था। 13-14 मार्च की रात तो पुलिस कर्मियों ने ये मारपीट की थी, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नल पुष्पिंदर बाठ और बेटे को बुरी तरह से पुलिस वालों ने पीटा था, जिसमें बताया जा रहा है कि एक छोटा सा विवाद हुआ था पार्किंग को लेकर और वो विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस वालों ने काफी पिटाई की। ढाबे के बाहर गाड़ी हटाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद में पुलिस वालों ने डंडे, रॉड और बैट से करीब 45 मिनट तक बाप और बेटे की पिटाई की है। इस दौरान कर्नल का हाथ टूट गया, बेटे को भी काफी गंभीर चोटें इस दौरान आई। लेकिन उसके बाद में भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जब शिकायत लेकर के ये दोनों जाते हैं तो घटना के बाद 9 दिन तक इस पूरे मामले में कोई एफआईआर नहीं की गई है। और साथ ही आपको बता दें कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी थानों के कई चक्कर काटने पड़े, तब जाकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन इसके बाद में जब ये एफआईआर दर्ज हुई तो एसआईटी बनी गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और उसके बावजूद भी हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चंडीगढ़ पुलिस को इस पूरे मामले की जांच की कमान मिली, एसआईटी का गठन किया गया एसआईटी पर भी, लेकिन भेदभाव का यह आरोप लगा। परिवार को जांच पर अब भरोसा ही नहीं रहा है, परिवार की तरफ से ये बात कही जा रही है, जिसमें आपको बता दें कि 5 इंस्पेक्टर समेत 12 पुलिसकर्मियों को सिर्फ निलंबित किया गया। किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई इस पूरे मामले में। इंस्पेक्टर की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने ठुकरा दी और याचिका ठुकराने के बाद भी सोचिए गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो किस तरीके से ये अन्याय का पूरा खेल इस वक्त देखने को मिला है। लेकिन इसी के साथ हाईकोर्ट ने अब कहीं ना कहीं जब सुनवाई की पूरे मामले पे तो सीबीआई को पूरी जांच की जो कमान है वो इस वक्त सौंप दी है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को अब पूरे इस मामले की जांच जो है वो सौंप दी है और कोर्ट ने कहा है कि यूटी पुलिस, यूनियन टेरिटरी पुलिस जो है वो निष्पक्ष जांच करने में नाकाम रही है इस पूरे मामले को लेकर। और कहा गया कि ना ही गिरफ्तारी हुई है, ना ही गैर जमानती वारंट कोई भी जारी हुआ है। और कोर्ट ने
पुलिस की इस पूरी कार्रवाई पर, एसआईटी की इस कार्रवाई को शेल्टर देने वाला बताया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गुरमीत, जिस तरीके से इस पूरे मामले की बात करें तो सबसे पहले तो पुलिस वालों की तरफ से जो मारपीट की गई, उसके बाद में कई दिन तक थाने के चक्कर काटे गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तब जाकर एफआईआर दर्ज होती है 9 दिन बाद। उसके बाद में एसआईटी का गठन हुआ तो वो एसआईटी पर भी भेदभाव का आरोप लगा। आखिर वजह क्या नजर आती है, क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा की जाएगी। देखिए कृतिका, ये जो पूरा मामला है, आपने भी दर्शकों को समझाने की कोशिश की है, मगर इस पूरे मामले के कई डायमेंशंस हैं। सबसे पहले अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में अपने दर्शकों को बताते हैं कि इस मामले में 13 मार्च और 14 मार्च की दरमियानी रात को, जैसा आपने बताया कि एक पार्किंग के झगड़े को लेकर कर्नल के साथ पंजाब पुलिस के 12 अधिकारियों और मुलाजिमों ने मारपीट की थी, जिसमें कि पंजाब पुलिस के 4 इंस्पेक्टर मौजूद थे और उनमें से कुछ एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर के तौर पर भी काम कर रहे थे। अब इनकी सस्पेंशन होती है, पंजाब पुलिस की एसआईटी का गठन होता है, फिर एसआईटी के जो चीफ हैं वो बदले जाते हैं, फिर उसके बाद हाईकोर्ट में कर्नल जाते हैं और हाईकोर्ट से कहते हैं किसी अच्छी एजेंसी को, सीबीआई या किसी और एजेंसी को जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से जांच कर सके, उसे जांच दी जानी चाहिए। फिर फाइनली चंडीगढ़ पुलिस को जांच दी जाती है और एसआईटी का गठन चंडीगढ़ पुलिस करती है। अब चंडीगढ़ पुलिस को माननीय हाई कोर्ट ने 4 महीने के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने के लिए कहा था, मगर ये जो 4 महीने हैं ये अब अगस्त के पहले सप्ताह में ही पूरे हो रहे थे, यानी कि 3 अगस्त को पूरे हो रहे थे। अब लगभग 15 से 16 दिन पहले, यानी कि आज 16 जुलाई को हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी और उसके बाद कोर्ट की ऑब्जर्वेशन यह रही कि जो भी जांच एसआईटी कर रही है उसमें कई तरह के लूपहोल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा सबसे अहम जो इस पूरी जांच में एक तथ्य निकलकर सामने आया है कि जो अटेम्प्ट टू मर्डर का जो चार्ज था उसे हटाने की कोशिश ये एसआईटी की ओर से की जा रही थी। ये ओरल ऑब्जर्वेशन में हाईकोर्ट में माननीय जस्टिस ने कहा है। अब इसमें दरअसल हुआ यह कि पहले जो कर्नल पुष्पिंदर भाट हैं, जिस समय यह घटना हुई थी, उनकी ओर से हाईकोर्ट में पिटीशन डाली गई थी कि सीबीआई को एक केस दिया जाए, मगर उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस को केस दे दिया गया। मगर अब जब चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही थी तो चंडीगढ़ पुलिस की जांच से डिससैटिस्फैक्शन जाहिर करते हुए कर्नल पुष्पिंदर भाट एक बार फिर से सोमवार को हाईकोर्ट गए थे। उन्होंने अपनी एक फ्रेश पिटीशन लगाई थी और उसमें 3-4 पहलू उन्होंने बताए थे कि जो जांच इस पूरे मामले की चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी कर रही है उसमें एक तो मुझे कई बार बुला लिया गया, यानी कि मैं कंप्लेनेंट हूं, शिकायतकर्ता को कई बार बुलाया गया, मगर जो एक्यूज है इस मामले में उन्हें सिर्फ एक बार बुलाया गया। दूसरी बात, जिस ढाबे के बाहर की यह घटना है वहां उसकी डीवीआर अचानक गायब हो जाती है और चंडीगढ़ पुलिस कथित तौर पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि उस डीवीआर को ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि इतने दिन इस घटना को हो गए हैं और उसके बाद भी अभी तक जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई नॉन बेलेबल वारंट जारी नहीं हुआ, उन्हें पीओ डिक्लेयर नहीं किया गया। ये कई तरह के सवाल कर्नल पुष्पिंदर भाट ने इस पूरे मामले को लेकर उठाए थे और इसकी जो बैकग्राउंड है ये खासतौर पर समझना जरूरी है कि जिस तरह से आपने भी बताया कि 13-14 मार्च की रात को यह घटना होती है और उसके बाद 22 मार्च को एफआईआर रजिस्टर होती है। वो एफआईआर भी रजिस्टर ऐसे होती है कि जो उस समय पटियाला के एसएसपी होते हैं नानक सिंह, उनके साथ जाकर कर्नल की वाइफ मीटिंग करती है, उन्हें अनुरोध करती है कि इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की जाए, मगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती और 22 तारीख को फाइनली जब पूरा एक मीडिया हाइप क्रिएट होता है, दबाव बनता है, उसके बाद एफआईआर इस मामले में रजिस्टर की जाती है। अब इसमें 4 पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, आपको नाम बता दें कि रोनी सिंह, हरजिंदर ढिल्लो, हैरी बोपा राय और शमिंदर सिंह, ये 4 इंस्पेक्टर हैं और कुल मिलाकर 12 पुलिस के मुलाजिम हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर रजिस्टर की गई थी, उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। मगर सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 4 महीने का समय बीत चुका है, पंजाब पुलिस को अपने इन 12 अधिकारियों और मुलाजिमों के बारे में कतई भी पता नहीं है। ना तो उन्हें पंजाब पुलिस ट्रेस कर पा रही है, ना वो दफ्तर में आ रहे हैं, ना उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है, बल्कि इनमें से एक जो इंस्पेक्टर है रोनी सिंह, वो बार बार
हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन भी लगा रहा है। एक बार उसकी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी की गई 3 दिन के लिए, मगर उसके बाद कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और इस पूरे मामले में शुरुआत में एसआईटी का गठन पंजाब पुलिस की ओर से किया गया था। एसपीएस परमार उसके हेड थे और इसके साथ ही संदीप मलिक जो एसएसपी होशियारपुर रहे उस समय, मनप्रीत सिंह जो एसपी रहे मोहाली के, वो इस एसआईटी में रहे। मगर बाद में एसआईटी के चीफ बदले, एएस राय वो एसआईटी के चीफ बने और फाइनली जो है ये जांच चंडीगढ़ पुलिस के पास गई थी और एसपी जो चंडीगढ़ पुलिस के हैं मंजीत श्योरान, वो इस एसआईटी को हेड कर रहे थे। मगर फिलहाल जो हाई कोर्ट ने अब ये सीबीआई को जांच ट्रांसफर की है, तो अब ये माना जा रहा है कि सीबीआई चंडीगढ़ में सेक्टर 30 में सीबीआई का कार्यालय है, सबसे पहले इस मामले में कांटेक्ट करेगी चंडीगढ़ पुलिस के साथ। और इसके साथ ही जो पंजाब पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की है, उनके साथ भी संपर्क किया जाएगा और एक फ्रेश एफआईआर इस मामले में सीबीआई के द्वारा रजिस्टर की जाएगी और इस मामले की जांच को तेजी उसी विभत्स घटना पर केंद्रित है, आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, जब उदयपुर के एक टेलर यानी दर्जी कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फिल्म की रिलीज को लेकर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म को लेकर सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है, जो आज फिल्म की रिलीजिंग को लेकर सुनवाई करेगी और सभी पक्षों को भी सुनेगी। आखिर क्या है उदयपुर फाइल्स का ये पूरा विवाद, क्यों फिल्म की रिलीज पर लगी है रोक, बताएंगे विस्तार से आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं उदयपुर फाइल्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई अहम सुनवाई। तो आज ये अहम सुनवाई हुई है उदयपुर फाइल्स को लेकर के, जिसमें ये साफ किया गया कि फिलहाल अभी उदयपुर फाइल्स जो है वो फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फिल्म को लेकर पहले सरकार की तरफ से जो फैसला आएगा उसका हम इंतजार करेंगे, उसके बाद अपना कुछ फैसला दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के पास इस फिल्म को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। फिल्म को लेकर सरकार ने कमेटी का भी गठन किया हुआ है, ये बात भी कही गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब इस गठन के बाद में आज उस कमेटी के द्वारा 2:30 बजे अहम सुनवाई होनी है और ये कमेटी जो है दोनों पक्षों को सुनेगी कि आखिर निर्माताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और शिकायतकर्ता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। टेलर कन्हैया लाल की हत्या पर ये पूरी जो उदयपुर फाइल्स फिल्म है वो उस पर आधारित है और याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक फिल्म की रिलीज के खिलाफ है। दरअसल दिल्ली कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया इसमें यह कहा गया है कि आदेश के खिलाफ जमीयत ने केंद्र सरकार के पास आवेदन दाखिल किया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय आज सुनवाई करने वाला है और उसने पक्षकारों को बुलाया है, तो क्यों ना सरकार के फैसले का इंतजार किया जाए। हम अपने यहाँ मामले को लंबित रखेंगे, लेकिन पहले सरकार के स्तर और सुनवाई होने दीजिए। तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कही गई हैं सुनवाई के दौरान। लेकिन इसके साथ ही एक नजर डालते हैं कि आखिर उदयपुर फाइल्स का ये पूरा विवाद आखिर है क्या, वो आपको बताते हैं। टेलर कन्हैया लाल की हत्या पर ये पूरी जो फिल्म है उदयपुर फाइल्स वो आधारित है। 2 आरोपियों ने कन्हैया की हत्या की थी और इस विभत्स हत्या की विरोध और साथ ही कई सारे तनाव की स्थिति भी हमें देखने को मिली थी। हमले का जो पूरा वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल उस दौरान हुआ था और घटना के तुरंत बाद ही पूरे देश भर में इसका विरोध किया गया और साथ ही सांप्रदायिक तनाव की स्थिति भी बनती हुई नजर आई थी, जिसके बाद में ये फिल्म बनाई गई। और इस फिल्म को लेकर मोहम्मद जावेद ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए अपनी याचिका दायर की है। दरअसल आपको बता दें कि कन्हैया की हत्या के मामले में मोहम्मद जावेद जो है वो आरोपी है, उसी के ऊपर आरोप है और जावेद की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब तक के ऊपर जो आरोप है उस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक रिलीज पर रोक लगाई जाए। ये बात जावेद की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बीती 10 जुलाई को ही फिल्म की रिलीजिंग पर रोक लगाई थी और साथ ही जिसके बाद में फिल्म निर्माताओं ने अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम सुनवाई की और अहम सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि पहले केंद्र की तरफ से जो कमेटी का गठन हुआ है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करे, उसके बाद में हम फैसले का इंतजार करेंगे और उसके बाद फैसला दिया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़े इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट लेते हैं सीधा उनसे। विकास, जिस तरीके से इस फिल्म की अगर हम बात करें तो काफी विरोध इस फिल्म का
किया जा रहा है। और खासतौर पर जो याचिका दायर की गई है मोहम्मद जावेद की तरफ से, याचिका दायर की गई कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जो आरोप उनके ऊपर है, तब तक इस फिल्म की रिलीजिंग ना की जाए। इस पर आज अहम सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ रुख? बिल्कुल कृतिका, इसमें दो मुख्य याचिकाएं हैं जिनकी हम बात करें। पहला जावेद जो खुद आरोपी है इस मामले में, और दूसरी जमीयत की तरफ से। जमीयत का ये आरोप है कि इसमें उनके पूरे समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। उनकी मांग इसको लेकर यह है कि इसके कुछ हिस्सों को काटा जाए, बहुत सारी चीज़ों पर उनको आपत्ति है। जावेद की बात करें तो जावेद ने लीगल पॉइंट उठाया। वो ये कह रहा है कि इस फिल्म के रिलीज होने से उसको दोषी मान लिया जाएगा, क्योंकि फिल्म में उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है एक विलेन के तौर पर, और ये उसके ट्रायल को प्रभावित करेगा। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हम इस मामले की मेरिट्स पर नहीं जा रहे हैं। सीबीएफसी ने अगर सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन जो आरोप हैं जमीयत की तरफ से वो काफी गंभीर हैं, तो बेहतर होगा कि केंद्र सरकार की एक कमेटी इस पर इस फिल्म को देखे और फिर ये तय करे कि जो आपत्ति जमीयत और जावेद की तरफ से उठाई गई है उनमें कुछ तथ्य हैं या नहीं है। अगर कमेटी अपनी ओर से कुछ सिफारिश करती है कुछ सीन्स को या डायलॉग्स को हटाने की, तो ये मामला वहीं पे सुलझ जाएगा, क्योंकि ये जो एम्पावर्ड कमेटी है वो देख करके अपना निर्णय देगी और ये विवाद वहीं पर खत्म हो सकता है। फिलहाल कोर्ट, दोनों ही कोर्ट्स, ना हाई कोर्ट ने ना सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपों पर कोई अंतिम निर्णय लिया, ना इसकी मेरिट्स पर कोई कमेंट किया। कुल मिलाकर के जो मामला है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की समिति के क्षेत्राधिकार में है। फिलहाल 2:30 बजे ये बैठक प्रस्तावित है कमेटी की, उसको वो फिल्म देखने के बाद निर्णय लेंगे और शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या कमेटी इन आरोपों से सहमत है, क्या वो उसमें कुछ तब्दीली की बात कहती है, या फिर फिल्म बिना किसी कट के, बिना किसी बदलाव के रिलीज हो पाएगी। कमेटी के फैसले पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले को लंबित रखा है, लेकिन कोर्ट का दृष्टिकोण यह था कि कमेटी बहुत उच्च स्तर की कमेटी है, उसका कोई भी निर्णय होगा वो सभी दोनों पक्षों को खासतौर से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन पिटीशन अभी भी वहां पर मौजूद है, तो कमेटी का जो भी फैसला होगा उसके बाद भी हो सकता है कि कोई एक पक्ष जो खुद को प्रभावित माने कमेटी के फैसले से, वो दोबारा जाकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। इसके साथ ही विकास, क्योंकि आप खुद इस दौरान वहां पर मौजूद रहे, आपसे जानना चाहेंगे कि जो फिल्म निर्माता हैं इस फिल्म के, उनकी तरफ से किस तरीके की दलीलें रखी गई हैं अपनी फिल्म को लेकर, क्या कुछ सफाई उनकी तरफ से दी गई? देखिए, फिल्म निर्माताओं का यही सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि सीबीएफसी से बड़ी कौन सी संस्था हो सकती है अगर फिल्म प्रमाणन की बात है। अगर उनके फिल्म को सीबीएफसी से क्लियरेंस मिल गया था तो उसके बाद ये सिर्फ एक दिन पहले, फिल्म रिलीज से एक दिन पहले याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे और उसके चलते उनकी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये एक आर्ट का हिस्सा है, इसमें सिनेमा को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनकी फिल्म तथ्यों पर आधारित है, अगर तथ्यों पर किसी को आपत्ति है तो वो बात करे। और फिल्म निर्माताओं का ये कहना है कि सीधे सीधे जो अभिव्यक्ति की आजादी की हम लोग बात करते हैं उसका वायलेशन है कि कोई भी व्यक्ति आकर के किसी भी आर्ट वर्क को चैलेंज कर देता है और उसके बाद उनकी फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लग जाती है। तो वो काफी डिसअपॉइंटेड हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स। वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक तो इन्होंने बिल्कुल फिल्म के रिलीज के एक दिन पहले ये सारी कवायद शुरू की और ये कवायद कहीं पर भी कानूनी तौर पर ठहरती नहीं है, लेकिन क्योंकि हाईकोर्ट ने अब मामला जो एक कमेटी को सौंप दिया है तो अब निर्माताओं को भी इंतजार इस बात का है कि कमेटी क्या निर्णय लेती। आखिर जो शिकायत करता है उनकी तरफ से दलीलें क्या रखी गई हैं, क्यों वो इस फिल्म की रिलीजिंग से नाराज है या रोक लगाने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेलर में कुछ ऐसे वीडियो इस वक्त सामने आई जिसको लेकर सबसे ज्यादा शिकायत है। देखिए, जमीयत की सबसे बड़ी आपत्ति ये है, वो कहते हैं कि इससे पूरे मुस्लिम समुदाय को की छवि को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनको हिंसा से जोड़ा जा रहा है। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर के पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा सकता। उन्होंने फिल्म देखी है, जमीयत के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग करवाई गई थी हाईकोर्ट के आदेश पर, और वो जो सीबीएफसी की तरफ से जो वर्जन क्लियर, जिसको क्लीन चिट दी गई है कि हरी झंडी दी गई है, उससे वो सहमत नहीं है। वो अब भी ये कह रहे हैं कि ये फिल्म कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करती है। जावेद की दलील ये है कि इसके चलते उसका ट्रायल प्रभावित हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने जब सुनवाई की हाई कोर्ट में तो ये भी कहा कि जजेस इन सारी चीजों से प्रभावित नहीं होते, फिर भी जमीयत की याचिका और जावेद ने जो बातें उठाई हैं उसको देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हम इंटरवेंशन के लिए तैयार हैं और ये कमेटी अब जो भी निर्णय देगी उसके बाद आगे किस तरफ ये मामला जाता है वो साफ होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने सारी जिम्मेदारी जो थी वो इस हाई पावर कमेटी के ऊपर छोड़ दी है, जो केंद्र सरकार की ओर से गठित है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, और यही तय करेगी कि इस फिल्म में आगे कट्स की जरूरत है और यह फिल्म पूरी तरह से रिलीज की जा सकती है बिना किसी छेड़छाड़ के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं।
अब ऑफिस की चार दीवारी को आप अलविदा कहकर पहाड़ पर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जी हां, सिक्किम का याकतेन गांव भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित कर दिया करके इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा दी गई है। और यह सब हुआ है एक प्रोजेक्ट के तहत। दरअसल पूर्वी हिमालय की तलहटी में बसे इस गांव की ये गौरव और अनूठी पहचान सिक्किम सरकार की नोमैड सिक्किम पहल द्वारा की गई है, जिसके पीछे वजह है प्रकृति के बीच में रहकर वर्क फ्रॉम होम करने वाले पर्यटकों को, ताकि इसके जरिए हम लुभा सके। दरअसल टूरिस्ट सीजन खत्म होने के बाद होम स्टे के मालिकों के इनकम काफी कम हो जाती है और इसे योजना का असली मकसद है कि इसी कमी को दूर किया जा सके, इस कमी को पूरा किया जा सके। आखिर क्या है नोमैड विलेज और क्या कुछ है यहाँ पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पहला डिजिटल नोमैड विलेज याकतेन। तो पहला डिजिटल नोमैड विलेज घोषित किया गया है याकतेन को और बेहद ही खूबसूरत यहाँ की तस्वीरें आती हैं। सीधे तौर पर पर्यटकों को ये आगे आने वाले समय में लुभाता हुआ नजर आए। खासतौर पर देश का पहला डिजिटल घुमंतु नोमैड गांव इसको घोषित किया गया है। याकतेन गांव में इंटरनेट की निर्बाध सप्लाई आपको मिलेगी, जो पर्यटक वहां पर घूमने के लिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रकृति के बीच में ऑफिस का काम करने वालों के लिए अब ये नया ठिकाना कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय बनता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाता है वो अब यहाँ आकर के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई की पूरी तरह से सुविधा है। टूरिस्ट सीजन के दौरान काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और पर्यटकों को अच्छी जगह और बेहतर इंटरनेट की सीधी तौर पर डिमांड होती है और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए ये विलेज को तैयार किया गया। दोनों ही चीज़ें सिक्किम के याकतेन गांव में इस वक्त उपलब्ध हैं, जो कहीं ना कहीं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं और प्रकृति के बीच हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क से ये पूरा गांव इस वक्त सुसज्जित है। लेकिन इसके साथ ही नोमैड सिक्किम प्रोजेक्ट क्या है जिसके तहत इस गाँव को विकसित किया गया है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल राज्य सरकार की एक योजना है नोमैड सिक्किम और इस योजना के तहत इस गांव को विकसित किया गया है, जिसमें सिक्किम सीएम के एक परिवार एक उद्यमी विजन का ये प्रोजेक्ट जो है वो हिस्सा है। पर्यटन स्थल के रूप में सिक्किम की लोकप्रियता को बढ़ाना इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पर्यटक हैं वो सिक्किम में आए, अपना वक्त गुजारें। इसके साथ ही होम स्टे मालिकों के लिए उपहार की तरह सीधे तौर पर ये योजना है, क्योंकि होम स्टे के मालिकों की जो समस्या थी कि सीजन के साथ ही पर्यटकों की संख्या कम होती है, वो अब आगे आने वाले समय में नहीं होगी। ऑफ सीजन में भी होम स्टे मालिकों की अब इनकम हो सकेगी, क्योंकि लोग अब वर्क फ्रॉम होम लेने के बाद में यहाँ पर अपना समय बिता सकते हैं। गांव को डिजिटल नोमैड गांव घोषित किए जाने से उम्मीद जगी है पूरे गांव को। पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करना सीधे तौर पर इस योजना का मकसद है और नोमैड सिक्किम से स्थानीय उद्यमियों को भी सीधे तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा। तो सोचिए, एक ही तीर से कितने निशाने इस वक्त सरकार के नजर आए हैं। स्थानीय लोगों की आय जो है वो कम से कम 5 गुना बढ़ोतरी की उम्मीद इसके जरिए जगी है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी नए अवसर सीधे तौर पर इस गांव के जरिए पैदा होंगे। तो सीधे तौर पर आगे आने वाले समय में जो लोग हैं वो अपना होम जो वर्क फ्रॉम होम है वो लेकर के इस गांव में जा सकते हैं और इस गांव में जाकर के सीधे तौर पर वर्क फ्रॉम होम भी करेंगे और साथ ही प्रकृति का आनंद भी वो अब ले सकते हैं, क्योंकि निर्बाध उन्हें वाईफाई की भी सुविधा मिलेगी, बिजली की सुविधा और तमाम सुविधाएं वहां पर मिलेगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।